नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स टेस्ट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, साथ में इसमें जनगणना संबंधी भी क्वेश्चन दिए गए हैं लास्ट में, उनको भी सॉल्व करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, अर्थात कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसका यहाँ पर मोटिव था आत्मनिर्भरता। आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कहा गया था आत्मनिर्भरता के साथ आप काम करिए, अर्थात यहाँ पर आत्मनिर्भरता किसमें बोला गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था आपका जे.एस. मिल द्वारा। ठीक है, जे.एस. मिल द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं, अर्थात विज्ञापन के लिए जो खर्च होता है उसे क्या कहते हैं, तो डी नंबर होगा यहाँ पर विक्रय लागत। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर विक्रय लागत, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विक्रय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, तो आयात निर्यात जहाँ पर बंद हो जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। मान लीजिए आपकी भारत की है, तो भारत के अगर विदेश से ट्रांसपोर्ट आना बंद हो जाए, अर्थात वहाँ पर किसी प्रकार से विदेशों से कोई माल न लाया जाए, वो होता है आपका यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछड़ी है उसका मुख्य कारण क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखो परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास। उपरोक्त में सही आपका डी नंबर सही होगा, अर्थात चारों यहाँ पर आपके सही जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है, तो घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं निर्भरता, अर्थात यहाँ पर डी नंबर उपरोक्त सभी। जो आर्थिक विकास है तो हमारे सभी के माध्यम से यहाँ पर हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। अर्थव्यवस्था में जो कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आपका हो यहाँ पर डी नंबर सही होगा, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र में हमारे जो आते हैं कृषि भी आता है, वन भी आता है और उत्खनन भी आता है। अर्थात ये क्षेत्र क्या है, तो तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं इकोनॉमिक्स में। आपका प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि संबंधित होता है, द्वितीय क्षेत्र में आपका होता है इंडस्ट्री एरिया अर्थात उद्योग क्षेत्र, और तीसरा आपका होता है सेवा सेक्टर। ठीक है, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर देख लिया आपने, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है आपका सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सेवा क्षेत्र अभी हमने बताया था कि सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो कि सेवा क्षेत्र आपका है तृतीय। ठीक है, और द्वितीयक में कौन हो जाता है आपका, जो कि द्वितीयक में होता है आपका कंपनी संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका ये है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं, अर्थात CSO ये करती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या लिया गया है, तो ये आपका है जो कि 1999 से 2000 ये वर्ष आपका है जो कि राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो ए नंबर आपका होगा बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय ये कह सकते हैं जो आपकी GNP होती है, GNP होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा GNP, या आप GDP में अगर आप मूल्य ह्रास घटाते हैं तो भी हमारी GNP आ जाती है। ठीक है, तो आपकी ए नंबर हो जाएगा बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अगला क्वेश्चन आपका है इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 ये क्या है, तो ये भाई एक प्रकार का क्या है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया जो कि दृष्टि प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को कौन तैयार करता है। भारत में जो बेरोजगारी होती है उसके आंकड़े कौन तैयार करता है, तो डी नंबर होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ये आपके भारत में बेरोजगारी का आकलन करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है? बेरोजगारी जो भारत में है कैसी है? तो ये आपकी कैसी है? तो यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार है? तो भारत में जो गांव वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसी बेरोजगारी है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कैसी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो योजना आयोग में देख सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन का अगर अनुमान लगाना है तो ये करती है आपकी जो कि डीटी लड़का वाला समिति है, यही हमारे गरीबी उन्मूलन का यहाँ पर एक सूत्र तैयार करते था, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर लड़का वाली समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे, भारत में रोजगार के अवसर पर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो रोजगार जो हमारे यहाँ पर अवसर उत्पन्न करने में किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो ये आपका रहा है बी क्षेत्र, अर्थात निर्माण कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या रहा है? अवसर आपके प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन में। ऑप्शन यहाँ पर आपका कट गया है, यहाँ पर ऑप्शन आपका कट गया है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं आंसर आपका जो दिया गया है 21 में। तो 21 का आपका यहाँ पर सही किया गया है सी नंबर, अर्थात गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, ये आपका हो जाएगा अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? यहाँ पर आपका पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? जो कि 5 वर्षों का प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात योजना आयोग बनाता है। ठीक है, योजना आयोग बनाता है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। ये एक गैर जो कह सकते हैं कि ये संविधान में इसका कहीं नाम नहीं लिया गया है, इस कारण से यह हमारी गैर संवैधानिक निकाय है। बाद में जब योजना बन जाती है 5 वर्षों की, तब राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? अभी हमने बता दिया था, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखो आपका क्वेश्चन वहीं पर आ गया। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। अब हमारी जो योजना आयोग खत्म हो गया है, नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो देखो हमारी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होती थी। ठीक है, कितने से? 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, अर्थात यहाँ पर 1 अप्रैल ये दिया गया है, 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट की गई थी। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर दिया गया था? तो आपका ए नंबर होगा, कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। और कृषि क्षेत्र के अकॉर्डिंग जितने भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारी नदी घाटी हैं सब हमारी इसी पर बनाई गई थी। और जो उद्योग दिया गया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अगला है यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विकास के लिए मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, पीसी। ठीक है, पीसी कैसे? हाथ, दोनों हाथों लेके पीसी, अर्थात पीसी महालनोबिस। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने बताया था कि 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश कब हुआ था? तो देखो योजना अवकाश हुआ था 1966 के बाद, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी जो चली थी वो हमारी चली थी 1961 से लेके 1966 से। अब यहाँ पर 1962 में आ गया था, चीन से युद्ध हुआ था। 65 में पाकिस्तान से हुआ, 66 में सूखा आ गया और 66 के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना खत्म, अर्थात यहाँ पर सी सही जवाब होगा। 66 के बाद हमारी समाप्त हुई थी और 3 साल का गैप हुआ था और इसी 3 साल में हरित क्रांति
क्रांति भी आई थी और यहीं पर जो कि कई परिवर्तन भी यहाँ पर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो यहाँ पर देखो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछता है किसके सहयोग से बने थे, तो आप याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है, बीरू बीरू भीरू दुबे राज, ठीक है, बीरू भीरू दुबे राज। बी से यहाँ पर बोरू हो जाएगा, यहाँ पर बोरू बोकारो, ठीक है, जो कि रूस के सहयोग से, भिलाई जो कि रूस के सहयोग से, दुर्गापुर जो कि हमारे किससे यहाँ पर दुबे ब्रिटेन के सहयोग से, और इसके बाद बोरू भीरू दुबे राज और राज से हो जाएगा राउरकेला जो कि जैसे जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो ये आपके बने थे, ठीक है। राउरकेला आपका कहाँ पर है, ये उड़ीसा में पड़ता है आपका, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये आपका अर्थात यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में सभी ये लगे थे। अगली क्वेश्चन आपका है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? तो ये आपका होगा जो कि ए नंबर है, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये आत्मनिर्भरता यहाँ पर बोला गया था, गरीबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो निर्धारित किया गया था आपका यहाँ पर 8%, ठीक है, 8%। अगला क्वेश्चन आपका है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय 2012 से स्टार्ट हुई थी और 2017 तक आपकी ये गई थी। अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये आपका किया गया था ए नंबर 8% किया गया, ठीक है, 8% आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला हमारा कर कौन सा है? तो ये हमारा कर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, ये सभी अर्थात सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, ये सभी लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तट शुल्क, जो अप्रत्यक्ष अर्थात डायरेक्ट कर यहाँ नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपका दिया है, जो कि राजा चैलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चैलैया समिति का जो संबंध है वो किससे संबंध है? आपका सही जवाब सी नंबर होगा, कर सुधारों से संबंधित है आपकी राजा चैलैया समिति। अगला है, 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन थे? सही जवाब का यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अर्थात वाई रेड्डी है। और जो हमारे 15वें हैं हमारे हैं तो एन.के. सिंह है, ठीक है। 15वें वित्तीय आयोग जो वर्तमान में हमारे हो जाएंगे 15वें के, तो एन.के. सिंह हो जाएंगे, ठीक है, एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश किया है? तो कितने सिफारिश किया था? सही जवाब का यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा, 30.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में वैट कब से लागू हुआ था? तो भारत में वैट जो लागू हुआ था, सही जवाब का हो जाएगा सी नंबर, अर्थात 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। भारत में जो भारत की विदग्राह मुद्रा क्या है? भारत की विदग्राह जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो सी नंबर हो गया, रुपया है यहाँ पर, ठीक है, रुपया है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका विमुद्रीकरण, जो अभी हमारा हुआ था 2000 कितने हुआ था, आपको कमेंट करके बताइए कि नरेंद्र मोदी ने कब यहाँ पर किया था? 2016 में किया था, लेकिन किस मंथ किया था, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि रुपए का जो होता है, रुपए की कीमत घट जाती है और वस्तुओं की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? मुद्रास्फीति से लाभ होता है किसको? रीढ़ी से होता है, ठीक है, रीढ़ी से होता है। नेक्स्ट देख लें यहाँ पर क्वेश्चन, अब तक भारतीय रुपए को कितनी बार अवमूल्यित किया गया है, अर्थात कितने बार अवमूल्यन किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब सी नंबर होगा, अर्थात यहाँ पर 3 बार अवमूल्यन किया गया है भारतीय रुपया को। अगला है कि भारत का जो कि केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक, तो डी नंबर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बात आती है कि रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना आपकी की गई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? कई बार आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपका है जो कि यहाँ पर भारत सरकार होगा, वित्त सचिव के, ठीक है, वित्त सचिव भारत सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये अपनाई कौन सी जाती है, यहाँ पर बी नंबर होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यहाँ पर होती है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए आपके पास होना अनिवार्य है। इसमें से लगभग 120 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए यहाँ पर, जो कि कह सकते हैं कि उसके रूप में सोना होना चाहिए, और लगभग 80 करोड़ का विदेशी प्रतिनिधियाँ होती हैं, वो आपका होता है न्यूनतम। तभी आप पैसे किसी भी तरह से आप नोटें छाप सकते हैं, ऐसे नहीं छाप सकते। इंपीरियल बैंकों का जो आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो ये इंपीरियल बैंकों को मिला लिया गया था, राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक बनाई गई थी। ये बनाई गई थी आपका जो कि 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1955 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था। भारतीयों द्वारा सीमित देयता था वाला संचालित पहला बैंक कौन था। तो ये बैंक आपका था ए नंबर अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी आपकी जो कि 1956 में की गई थी, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है। तो ये आपकी होगी बी नंबर, आपकी 7 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नर्सिंग समिति संबंधित किससे है। तो नर्सिंग समिति आपकी संबंधित है जो कि बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित, ठीक है। नर्सिंग समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग संरचना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों को नियंत्रित रखती है। तो शेयर बाजार को कौन नियंत्रित रखती है, तो यहाँ पर बी नंबर होगा, यहाँ पर सेबी जो रहती है ये शेयर बाजार के नियंत्रण रखती है। अगला है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो ये संस्था आपकी है नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड है, ये आपकी ग्रामीण विकास से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड की स्थापना आपकी की गई थी जो कि सी नंबर होगा 1982 में की गई थी, ठीक है, 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है मदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है। मदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डी नंबर, अर्थात शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। मदड़िया तेजड़िया तेजी वाले होते हैं जो सोचते हैं कभी मार्केट आपका क्या होगा बढ़ेगा, और मदड़िया होते हैं जो मार्केट सोचते हैं आपका जो मतलब क्या होगा कम होगा, वो होते हैं मदड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। टोक्यो में जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे अपने भारत में है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो कि हमारे भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना है, वैसे आपका टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज क्या है। आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात निक्की है, ठीक है। क्या है, टोक्यो की निक्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो यहाँ पर आपका जो लगभग की बात की है तो लगभग 121 करोड़ बोलते हैं ना, 121 अरब हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी, ठीक है, लगभग 121 करोड़ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। तो नियमित जनगणना आपकी 1981 में जो हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की कौन सी जनगणना थी। तो आपकी कौन सी जनगणना थी, तो आपकी हो जाएगी 15वीं जनगणना। लेकिन अगर बात करें कि स्वतंत्रता की दृष्टि से तो ये आपकी 7वीं जनगणना है, ठीक है, स्वतंत्रता के हिसाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है, अर्थात जनसंख्या जो कम और ज़्यादा हुई थी तो वो विभाजन दशक कब माना जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1911 से 1921 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम पूछ रहा है। दो घटता हुआ क्रम, तो ए नंबर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, इस क्रम से हो जाएगा आपका ए नंबर सही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल था। सबसे कम कहाँ पर जनसंख्या है, सिक्किम में, सबसे ज़्यादा यूपी में, सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक घनी आबादी वाले जो राज्य है, सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य जो कि घटते क्रम में पूछा है, तो यहाँ पर होगा सी नंबर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम फिर से पूछ लिया है। यहाँ पर आपका ए नंबर हो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है। अगला
क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। ठीक है, तो लिंगानुपात के हिसाब में हो जाएगा बी नंबर अर्थात केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम पूछ लिया है। तो यहाँ पर लिंगानुपात का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा डी नंबर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अर्थात सबसे कम कहाँ पर हरियाणा का है। ठीक है, और बिहार का सबसे ज़्यादा है, केरल का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है जो कि 90 नंबर है कि 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर जो हमारे प्रतिशत के हिसाब में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है। तो ये आपका सही जवाब होगा सी नंबर अर्थात यहाँ पर 17.64% हुई है। आपको कमेंट करके फ्रेंड्स ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ पर है, साक्षरता दर किस राज्य में है। आपको कमेंट करके बताना है कि किस राज्य में, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके कवर करने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से हमने स्पीड कुछ ज़्यादा रखी थी। ठीक है, इसके लिए सॉरी।